नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे आने वाले समय में 2 अक्टूबर आएगा जिस पर गांधी जी को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं होंगी। उसके बाद 30 जनवरी भी आएगा आने वाले समय में। तो ये चूंकि सितंबर महीना चल रहा है और 2 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि गांधी जी पर कुछ एपिसोड्स बनाए जाए। मैं पहला एपिसोड बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो और एपिसोड हम गांधी जी पर बनाएंगे। बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं गांधी जी को लेकर के, उनकी मृत्यु को लेकर के और उनके पूरे जीवन शैली को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं भविष्य में भी होती रहेंगी और इतिहास में भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जो हे राम पुस्तक का नाम है, प्रखर श्रीवास्तव ने इनको लिखा है। तो इसी पुस्तक से संदर्भित जितने भी कोटेशंस हैं, मैं उन कोटेशंस के आधार पर एक चैप्टर उठाने का प्रयास करूंगा। इसमें जो भी संदर्भ प्रखर श्रीवास्तव जी ने प्रयोग किए हैं वो सारे उस समय के जो लोग उपस्थित थे, जो गांधी जी और नेहरू और पटेल के समकालीन जो लोग थे, उनके बयानों को इन्होंने कोट किया है। मैं कोई अपने से बात नहीं करूंगा, प्रखर जी ने भी अपने से इसमें कोई बात नहीं कही है। उस समय जो चल रहा था परिचर्चा, उस परिचर्चा में पत्रों का आदान प्रदान जो हुआ था, उस समय के जो लोग ने संभाषण दिए थे, उन्हीं सारे का कोटेशंस इसमें है। इसका मैं एक चैप्टर खंगालने का प्रयास करूंगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आपको ध्यान होगा कि संजय बारू ने, जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे मनमोहन सिंह के, उन्होंने एक किताब लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आमतौर पर मनमोहन सिंह को ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि यदि भारत का पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसी को कहा जाए तो संभव है कि आप इस एपिसोड को देखने के बाद प्रधानमंत्री नेहरू को भारत का पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आप मान सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर कौन सा है मैं ये भी बता देना चाहता हूं। ये चैप्टर है कि पटेल को छोड़कर गांधी ने जबरदस्ती नेहरू को क्यों पसंद किया, उसी से संबंधित यह चैप्टर है। दरअसल 1946 का समय चल रहा है। उस समय कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जा चुका है कि भारत से अब अंग्रेज जाने वाले हैं, तो एक किसी भी तरीके का इंटरिम गवर्नमेंट बना करके और बाकी अंग्रेज जो हैं उनको सत्ता सौंप करके और भारत से बाहर अपने स्वयं को चले जाएंगे। तो ये तय हुआ कि एक वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगी। उस काउंसिल में अध्यक्ष तो जो रहेंगे वो वायसराय के पास अध्यक्षता रहेगी, लेकिन जो उपाध्यक्ष रहेगा वही शासन चलाएगा। तो निश्चित तौर पे उससे पहले प्रांतीय इलेक्शंस में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, तो निश्चित था कि कांग्रेस का जो व्यक्ति, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, वही इस वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना जाएगा और वही उपाध्यक्ष जो है वो आगे आने वाले समय में भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या जो भी आगे का कार्यभार होगा उसके कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी। यह स्पष्ट था, कहीं पे कोई लाग लपेट वाली बात नहीं थी। अब क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा दावा करते हैं कि 1945 का माफ करिए 1946 का जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो चुनने का जो कवायद था वो केवल अध्यक्ष चुनने के लिए था, प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए नहीं था। लेकिन मैं अपनी बातों को नहीं रखते हुए उस समय के जो गांधी जी के पोते थे राजमोहन गांधी, उन्होंने एक किताब लिखी बाद में, सरदार पटेल एक समर्पित जीवन। उस किताब के प्रस्तावना में राजमोहन गांधी जी लिखते हैं कि अगर मेरे दादा गांधी से कोई गलती हुई थी तो उनका पोता होने के नाते मैंने इस गलती को सुधारने की कोशिश में यह किताब लिखी। दरअसल उन्होंने सरदार पटेल के जीवन पर एक किताब लिखी थी और वो गांधी के जो कार्य थे सरदार पटेल के अगेंस्ट में और जवाहरलाल नेहरू के फेवर में, उस बात को ये मान रहे हैं और ये मानते हुए कह रहे हैं कि नहीं, हमारे दादा गांधी जी से कुछ गलतियां हुई थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए हम ये किताब लिख रहे हैं। अब बात यूं आती है कि जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये चार व्यक्ति उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौड़ में थे।
चूंकि 7 वर्षों से लगातार मौलाना आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे, इसलिए गांधी जी को जब ऐसा पता चला कि मौलाना आज़ाद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लड़ना चाहते हैं, उसमें भागी लेना चाहते हैं, तो गांधी जी बिफर पड़े, गांधी जी गुस्से में आ गए और गांधी जी ने 20 अप्रैल 1946 को मौलाना आज़ाद को एक पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा, मैं अक्षरशः कोट कर रहा हूं। गांधी जी ने लिखा कि एक ही अध्यक्ष लंबे समय तक बना रहे तो यह अच्छा नहीं होता है। आपको सार्वजनिक तौर पर एक बयान जारी करके कहना चाहिए कि आप फिर से अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। यदि मुझे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा कि गांधी जी कह रहे हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल का चयन करूंगा। ये बातें जैसे ही पत्र के रूप में मौलाना आज़ाद के पास पहुंचती है तो मौलाना आज़ाद 26 अप्रैल को 1946 को एक बयान जारी करते हैं और जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि हम अब से कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब ध्यान रखिए कि अब चूंकि मौलाना आज़ाद इस दौड़ से बाहर हो चुके थे तो अब केवल 3 लोग इस दौड़ में शामिल थे। शामिल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी। चूंकि गांधी जी का जब ये बात सामने आया कि गांधी जी की पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू थे, तब कृपलानी को ये अच्छा नहीं लगा और कृपलानी ने अपना नाम भी वापस ले लिया। जबकि ध्यान देने वाली बात है कि 29 अप्रैल 1946 तक कांग्रेस की सभी प्रांतीय कमेटियों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए थे कि किसको अध्यक्ष पद चुनना है। उसमें 15 जो प्रांतीय कमेटियां थी उनमें से 12 प्रांतीय कमेटियों ने, जी हां 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल के नाम का चयन किया था और 3 प्रांतीय कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी को चयन किया था। एक भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया था। लेकिन जब कृपलानी को यह मालूम चला कि गांधी जी की पहली पसंद जवाहरलाल है तो कृपलानी ने अपना नाम भी इस दौड़ से खींच लिया। अब केवल 2 लोग इस दौड़ में बाकी रह गए, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। अब 9 मई 1946 ईस्वी को, चूंकि 29 अप्रैल तक सारे लोग सारी प्रांतीय कमेटियां अपना मंतव्य भेज चुकी थी और 9 मई 1946 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली थी। वह बैठक जो भारत के एक तरीके से भविष्य का निर्धारण करने वाली थी कि इस बैठक में जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वो अंतरिम सरकार में वही देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। यह घोषित सत्य था। अब गांधी जी जो थे वो नेहरू को पसंद करते थे। जब 9 मई का समय आया तो बैठक में जो नेहरू थे उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि उनको भी पता था कि कहीं से भी उनका नाम प्रस्तावित नहीं हुआ है। अब आचार्य कृपलानी जब अपना नाम वापस ले लिए थे तो जवाहरलाल नेहरू को अब बनाना था, तो आचार्य कृपलानी ने बाद में एक गांधी जी पर एक किताब लिखी, गांधी हिज लाइफ एंड थॉट। उस किताब में आचार्य कृपलानी इस घटना का, ये जो बैठक हो रही है उसमें क्या क्या हुआ उसका वर्णन स्वयं कर रहे हैं। उसको मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़ने का प्रयास करता हूं। आचार्य कृपलानी लिखते हैं गांधी हिज लाइफ एंड थॉट में, क्या लिखते हैं कि बैठक में मैंने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच में घुमा दिया। ठीक है, कार्य समिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने भी इस पर हस्ताक्षर कर लिए। चूंकि पटेल को साइड करके जवाहरलाल नेहरू के नाम को प्रस्तावित करने के लिए सबसे साइन लिया गया, सब लोगों ने साइन कर दिया, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम अब दौड़ में आ गया, नाम प्रस्तावित हो गया। यह तय था कि यदि नेहरू का नाम का प्रस्ताव नहीं किया गया होता तो सरदार पटेल निर्विरोध से चुन लिए जाते। सरदार पटेल को मेरा यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया। जब आचार्य कृपलानी जी ने एक पत्र पर जवाहरलाल नेहरू के भी नाम को घोषित किया, सबको जबरदस्ती एक तरीके से साइन लिया सभी कमेटियों से, तो निश्चित रूप से ये पसंद नहीं आया होगा सरदार पटेल को। अब आचार्य कृपलानी कहते हैं कि इसी में लिखते हैं कि मैं कई बार ये सोचता हूं कि क्या मुझे गांधी जी के इच्छा के मुताबिक नेहरू के नाम का प्रस्ताव देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। इस पर अपने आप से ग्लानि में भरे हुए हैं आचार्य कृपलानी। गांधी जी के इशारे पर कृपलानी
ने इस पहल के बाद नेहरू का नाम तो वापस आ गया दौड़ में। अब देखना यह था कि नेहरू का अब चयन कराना था। नेहरू का नाम दौड़ में आ गया था, जो कि पहले कोई भी प्रांतीय कमेटी ने उनके नाम का चयन नहीं किया था, लेकिन अब एक तरीके से जबरदस्ती गांधी जी की इज्जत को रखने के लिए आचार्य कृपलानी ने सबसे साइन करवाया और नेहरू जी का नाम भी इस अध्यक्ष पद के दौड़ में आ गया। अब क्या था कि जब बैठक और आगे बढ़ी तो उस बैठक में जो घटना हुआ, उसके बाद की जो घटना है, उस घटना को जिक्र स्वयं गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को थमा दिया, जिस पर उनकी नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे गए कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम भी वापस ले रहे हैं ताकि जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए जाए। सरदार पटेल ने यह कागज गांधी जी को दिखाया कि गांधी जी इस पर सहमत है क्या? बताइए। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी का कहीं पर भी कोई नाम प्रस्तावित नहीं था, उसके बाद कृपलानी जी ने जबरदस्ती एक तरीके से बाकी लोगों से साइन लेकर के जवाहरलाल नेहरू का भी नाम उसमें प्रस्तावित किया। ठीक है, अगर प्रस्तावित किया भी तो कोई बात नहीं, अब कम से कम इलेक्शंस हो जाने देते। अब एक कृपलानी जी हद से भी आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरा पत्र निकालते हैं गांधी जी के इशारे पर, जिस पर यह लिखा हुआ था कि मैं सरदार पटेल इस पूरे कांग्रेस अध्यक्ष पद के इलेक्शन से स्वयं का नाम वापस लेता हूं, ऐसा कुछ डिक्लेरेशन लिखा हुआ था। और सरदार पटेल को एक तरीके से कहा गया कि अब तुम साइन करो और साइड हटो। सरदार पटेल चाहते थे कि इस पर गांधी भी हामी भरे। सरदार पटेल ने गांधी को यह कागज दिखाया, गांधी जी ने उस पर जो है हामी भरी। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि उस समय तक सरदार पटेल ने अपना नाम वापस नहीं लिया था। तो आगे इसी बात को बढ़ाते हुए राजमोहन गांधी जी लिखते हैं कि गांधी जी की पसंद नेहरू थे, उसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने के लिए एक मौका गांधी जी ने भी दिया। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था पटेल से कि देख भाई, तुम्हारा नाम किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं प्रस्तावित किया है। मतलब नेहरू के पास एक मौका दिया कि भाई सरदार पटेल का नाम स्पष्ट रूप से आ रहा है, तो नेहरू को एक तरीके से उन्होंने मौका दिया कि तुम्हारे पास मौका है कि तुम वापस हट जाओ। लेकिन नेहरू नहीं हटे, किसी रूठे हुए बालक की तरह वहां हट किए रहे। तब अंत में महात्मा गांधी ने सरदार पटेल से उस पर हस्ताक्षर करने का इशारा किया और सरदार पटेल ने उसी समय उस कागज पर, जिस पर यह लिखा हुआ था कि सरदार पटेल स्वयं इस इलेक्शन से हटना चाहते हैं, स्वयं सरदार पटेल ने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। जबकि सरदार पटेल निश्चित रूप से भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाते अगर वो कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिए जाते, तो जो कि तय था। तो गांधी जी की करामात ने यहां पर 2 बार आचार्य कृपलानी के माध्यम से खेल दिखाया। पहली बार कि जवाहरलाल नेहरू का कोई भी प्रस्ताव नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रस्तावित करने के बाद दोबारा से सरदार पटेल का नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। हालांकि गांधी जी ने एक बार जवाहरलाल नेहरू को भी इशारा किया कि भाई तुम्हारा नाम नहीं आया है तो तुम वापस हो जाओ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं हटे। तो इस तरीके से सरदार पटेल की एक तरीके से राजनैतिक बलि ली गई वहां पर। नेहरू को मतलब कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए, और सबको पता था कि जो अभी का कांग्रेस अध्यक्ष होगा वही आने वाले समय में भारत सरकार का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। अब सोचने वाली बात है कि जब पदभार ग्रहण करना था 6 जुलाई 1946 को, तो नेहरू जी की एक अलग तरीके की छवि उभर कर सामने आई। सब लोग जानते हैं कि नेहरू जी का इलेक्शन किस तरीके से हुआ था, लेकिन नेहरू जी जब सभा में आए, जनता को संबोधित करने का उनको मौका मिला 6 जुलाई 1946 को, जिस समय नेहरू को पदभार ग्रहण करना था कांग्रेस अध्यक्ष का। तो नेहरू जी क्या कहते हैं, आप ध्यान सुनिए। नेहरू जी कहते हैं कि मैं लंबे समय से यह तय नहीं कर पा रहा था कि अभी अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी स्वीकार करूं या न।
लेकिन परसों मैंने महात्मा गांधी और कार्य समिति के अपने सहयोगियों की सलाह पर यह जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को राजी कर पाया। हद है। मतलब एक रूठे बालक की तरह उस अध्यक्ष पद के लिए रूठे बैठे रहे, जबरदस्ती अपने आप को महात्मा गांधी के मार्फत से चुनवाया, लेकिन जब मंच पे बात कहने के आई तो स्वयं ये कह गए कि नहीं, महात्मा गांधी और बाकी लोगों ने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी। और ऐसा ही नहीं है, नेहरू जी के इस बात को महात्मा गांधी ने भी जस्टिफाई किया, बहुत भरपूर पर्दा डाला। महात्मा गांधी ने भी अपने भाषण में साफ कहा कि मेरे ही कहने पर नेहरू ने ये बात स्वीकार किया, अध्यक्ष पद बनना स्वीकार किया, क्योंकि मैंने अर्थात महात्मा गांधी ने नेहरू जी को यह कहा था कि यह ऐशो आराम का समय नहीं है। मैंने पंडित नेहरू से कहा कि आपको देश की खातिर कांटों का ताज पहनना ही होगा, और नेहरू जी राजी हो गए। मतलब नेहरू कह रहे थे जो बात, उसकी बातों को झूठ बोल करके महात्मा गांधी ने पर्दा डाला, यहां पर स्पष्ट रूप से दिखता है। कमेटी में बात कुछ और हुई थी, किस तरीके से नेहरू जी को पटल पर लाया गया और उनको अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी यहां भी उनको जस्टिफाई करते हैं, मतलब झूठ बोल करके। अब ये बात सोचने वाली बात है कि जब इतना सब कुछ हुआ तो गांधी जी से कोई सवाल पूछने वाला उस समय नहीं था कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो उस समय एक बहुत नामी गिरामी पत्रकार हुआ करते थे, दुर्गादास। दुर्गादास जी बहुत बड़े उस समय के पत्रकार थे, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे, सभी से इंटरव्यू लेते थे, कड़े शब्दों में इंटरव्यू लेते थे। उन्होंने गांधी जी से इस सवाल के बारे में जवाब जानने का प्रयास किया। जो गांधी जी के साथ वार्तालाप हुई, उस बात को दुर्गादास जी ने अपने एक किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में दर्ज किया है। उन्होंने क्या लिखा है, दुर्गादास क्या लिखते हैं कि मैंने गांधी जी से पूछा कि सरदार पटेल के पक्ष में बहुमत होने के बाद भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना, तो गांधी इस पर मुझसे हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी पार्टी में जवाहरलाल इकलौता अंग्रेज है। गांधी को लगा कि मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, तो उन्होंने आगे कहा कि जवाहरलाल दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं रहेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुझसे कहा है कि गांधी ने एक बार फिर ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने भरोसेमंद सिपाही अर्थात पटेल की बलि ले ली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डर है कि नेहरू ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर काम करेंगे। स्पष्ट रूप से इस वक्तव्य से पता चल जाता है कि चूंकि नेहरू को इसलिए गांधी ने पसंद किया क्योंकि नेहरू अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेज थे, और दूसरा यह है कि नेहरू कभी भी उस शासन प्रणाली में दूसरा पद नहीं स्वीकारेंगे, हमेशा वो पहला पद ग्रहण करेंगे। दूसरा पद भले पटेल स्वीकार लेंगे, लेकिन दूसरा पद नेहरू नहीं स्वीकारेंगे। तो ये बात गांधी स्वयं कहते हुए, मतलब इंटरव्यू में दुर्गादास जी के साथ दिखाई दी, जिसको दुर्गादास जी ने ऑथेंटिकेट किया है अपनी इन बातों से। और दुर्गादास जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति थे नहीं। दुर्गादास जी उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे और गांधी जी के बेटे देवदास जी के बहुत बड़े परिचित थे। दोनों आदमी इसी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही थे, तो दुर्गादास की बातों को इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इन दो कारणों से, महात्मा गांधी जी के जुबान के अनुसार, कि दो कारणों से उन्होंने नेहरू को चुना। पहला ये कि नेहरू एक अंग्रेज की तरह बिहेव करते थे। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि नेहरू संभव है कि ब्रिटिश नीतियों पर चलेंगे। और दूसरा कारण था कि नेहरू कभी दूसरा पोजीशन, सेकंड पोजीशन नहीं स्वीकारेंगे। पटेल भले स्वीकार लेंगे, और बाद में पटेल ने स्वीकारा, गृह मंत्री का कार्यभार संभाला, उप प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला, तो ये एक अलग विषय है। अब जब आचार्य कृपलानी इस बात पर, जो आचार्य कृपलानी ने जो बातें कही, नेहरू के लिए जो बातें उन्होंने की, जो कार्य किया गांधी के इशारे पर, बाद में वो स्वयं अफसोस जताते हैं। और आचार्य कृपलानी लिखते हैं कि मैंने यह नहीं सोचा था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब उस समय उनको लग रहा था कि अंग्रेज अभी और रहेंगे तो ये 1 साल के लिए या 2 साल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाएंगे। तो कृपलानी को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था उस समय नेहरू को
प्रधानमंत्री बनाने में जो उन्होंने सहयोग किया था। तो नेहरू इसी बात को लिख रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा कि इतनी जल्दी अंग्रेज चले जाएंगे और अगला जो प्रधानमंत्री है वो नेहरू ही बनेंगे, अन्यथा मैं ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन भविष्य की भविष्यवाणी कौन कर सकता है? ऐसी तुच्छ घटनाओं पर मनुष्यों और यहाँ तक कि राष्ट्रों का भाग्य भी निर्भर करता है। जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध जैसा सर्वनाश हुआ। तो यहाँ पर कृपलानी जी जो 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो हत्या हुई थी फर्डिनेंड की, उसकी हत्या की घटना का तुलना यहाँ प्रधानमंत्री नेहरू के अध्यक्ष पद जो चुना गया उससे करते हैं। तो उन्होंने ये माना कि हाँ, हमने जो उस समय किया था वो गलत था, पटेल के साथ इस तरीके से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो ये एक चल रहा था। तो अब ये भी देखना है कि आखिर बाद में चल के कृपलानी जी के साथ क्या हुआ। तो नेहरू जैसे ही अध्यक्ष बनते हैं, सबसे पहला पत्ता इन्होंने कृपलानी जी का ही काटा। तो अंतरिम सरकार तो बन गई। अब ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद नेहरू थे, वहां से जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो ऐसा था कि अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही व्यक्ति नहीं रह सकता। तो अध्यक्ष पद के लिए कृपलानी जी को लगा कि अब हम अध्यक्ष बन जाएंगे। तो नेहरू जी ने घोर विरोध किया और गांधी जी से इस बात की शिकायत की कि कृपलानी को किसी भी हाल में अध्यक्ष पद नहीं बनाया जाना चाहिए। कारण क्या था कि कृपलानी बेहद गुस्सैल स्वभाव के हैं। नेहरू जी ने पहला पत्ता कृपलानी जी का ही काटा, आचार्य कृपलानी जी का। और इसके बदले उन्होंने मृदुला साराभाई, जो विक्रम साराभाई जी की बहन थी, जो मशहूर साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ के विक्रम साराभाई जी की बहन थी मृदुला साराभाई, उस मृदुला साराभाई जी को अध्यक्ष पद बनाने के लिए सारी चालें चली और मृदुला साराभाई जी को अध्यक्ष पद बनाया। यही नहीं, नेहरू जी ने अपनी लॉबी में से कुछ और लोगों को कृपलानी के खिलाफ कान भरने के लिए गांधी के पास भेजते रहे, जिनमें 2 मुसलमानों के नाम प्रमुख थे, डॉक्टर सैयद महमूद और मोहम्मद यूनुस। रोज जाकर के ये गांधी जी के पास सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी की शिकायतें किया करते थे और ये सारे नेहरू गुट के व्यक्ति थे। तो गांधी जी के दिमाग में कृपलानी जी के खिलाफ में बहुत जहर घुलवाया नेहरू ने दूसरों के मार्फत से। तो ये इतिहास की जो कुछ बातें हैं जिस पर आमतौर पे उतना गहन डिस्कशन नहीं होता, ऊपरी डिस्कशन होता है, लेकिन हम लोग को बात करनी चाहिए। अब एक गांधी जी की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि उस समय अंग्रेज और जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने सबने मिल करके ये तय किया, जबरदस्ती एक तरीके से कहें कि मुस्लिम लीग को भी इस बात के लिए मनाया गया कि अब पूरे भारत के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो था सारे माफ करिए, ग्रुप ए जो था हिंदू बहुल क्षेत्र था, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सारा क्षेत्र आता था। ग्रुप बी में जो था पंजाब और आज का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो, और ग्रुप सी में ये जो बंगाल और आज का जो बांग्लादेश क्षेत्र है वो। तो ऐसा था कि ग्रुप ए जो है वो हिंदू बहुल क्षेत्र था और ग्रुप बी जो था वो मुसलमान बहुल क्षेत्र था। तो उस समय ये तय हुआ कि संचार, सुरक्षा और कुछ मामलों को जो है केंद्र सरकार तय करेगी, जो केंद्र में दिल्ली में बैठेगी, और बाकी जो लोकल मुद्दे हैं वो वहाँ की जो अपना क्षेत्रीय दल हैं वो तय करेंगे। तो मतलब एक तरीके से साफ था कि अब बंटवारा नहीं होने जा रहा है, जो प्रांतीय जो सत्ताएं रहेंगी वो अपना अपना बाकी सारा कार्य देखेंगे। जो संचार का, जो सुरक्षा का वगैरह का जो माध्यम था, जो शक्ति थी वो केंद्र सरकार के पास रहेगी और बाकी जो शक्तियां थी वो प्रांतों के पास रहेंगी। तो बंटवारा यहाँ पर टलते हुए नजर आ रहा था और दबे कुचले जबान में ही मुस्लिम लीग भी इस बात को मान गई थी। अब बात आता है नेहरू की सबसे बड़ी भूल की। नेहरू जी का बड़बोलापन करें या जो भी, ये तय होने के बाद 16 मई को जब ये तय हुआ, उसके बाद 10 जुलाई को नेहरू जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा भूचाल लाते हैं जो आने वाले समय में भारत का पूरा भविष्य लिख देता है। नेहरू जी ने बड़बोलेपन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी ने क्या कहा, यह बात ध्यान देने वाली है। नेहरू जी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ संविधान सभा में शामिल होने पर सहमत हुई है,
मतलब इसमें हम केवल शामिल होंगे, शामिल होने के बाद हम इसमें संशोधन करके अपने अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। ये बात नेहरू ने जैसे ही बोली तो अली जिन्ना को एक मौका मिल गया। अली जिन्ना इसको लेकर के बिफर गया और बिफरने के बाद आनन फानन में अली जिन्ना ने 17 जुलाई को, बताइए 10 जुलाई की ये घटना है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 17 जुलाई 1926 को बंबई में मुस्लिम लीग की इन्होंने अली जिन्ना ने बैठक की। अली जिन्ना ने उस मुस्लिम लीग के बैठक में क्या कहा, ये ध्यान देने वाली बात है। ये महीना चल रहा है जुलाई 1946 और तुरंत आगे जो घटना हुई थी वो 15 और 16 अगस्त 1946 को जो कलकत्ता में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था वो घटना हुई थी। उसकी यहाँ पर परिपाटी लिखी जा रही है, उसकी यहाँ पर पृष्ठभूमि लिखी जा रही है जो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अली जिन्ना का बयान है, सुनिए। अली जिन्ना कहता है कि हमने भारत की आज़ादी के लिए पाकिस्तान का बलिदान कर दिया था। हाँ, अली जिन्ना ये मान गया था कि चलो ठीक है, हम प्रांतीय सभाओं के माध्यम से, प्रांतीय कमेटियों के माध्यम से अपना अपना शासन चलाएंगे, अपना लोकल लेवल पर, भारत का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि भारत की समस्या का एकमात्र हल पाकिस्तान का निर्माण है। मैंने हर संभव कोशिश कर रही, लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। हम किसी अदालत में नहीं जा सकते। अब हमारे लिए केवल एक ही अदालत है और वह अदालत है मुस्लिम कौम। नेहरू के इस बयान के बाद सबसे ज्यादा जो धक्का लगा था वो लगा था मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना अबुल कलाम आजाद आगे लिखते हैं अपनी बात इंडिया विंस फ्रीडम में, वो लिखते हैं कि यह मेरी भूल थी कि मैंने अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल का समर्थन नहीं किया। मैं और पटेल कई मसलों पर एक दूसरे से मतभेद रखते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि मेरे बाद वह कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते तो वह सफलतापूर्वक कैबिनेट मिशन की योजना को लागू करवा लेते। वह ऐसी गलतियां नहीं करते जो जवाहरलाल नेहरू ने की। जवाहरलाल ने कैबिनेट मिशन की बनी बनाई योजना पर पानी फेर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता हूं। यदि मैंने ऐसी भूल नहीं की होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद बोल रहे हैं और वो कांग्रेसियों के सबसे बड़े नेताओं में से थे, आज भी हैं। सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है कांग्रेस वालों में। तो उन्होंने लिखा है जवाहरलाल नेहरू के लिए कि ये जो जवाहरलाल नेहरू ने जो भूल की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़पोलेपन में ये कह के कि हमने जो है केवल उसके कैबिनेट मिशन योजना में शामिल हुआ है, हम शामिल हुए हैं, उसके नियम कानून को हम बदल भी सकते हैं, जिससे अली जिन्ना घबराया। नेहरू के इस बयान के बाद जो कांड हुआ था उसके बाद से फिर एक बार अली जिन्ना 29 जुलाई 1946 को जो डायरेक्ट एक्शन का जब अनाउंसमेंट करने के लिए एक अपने लोगों को, अपने कौम को बुलाता है, तो उसमें अली जिन्ना अपनी भरभराती हुई आवाज में क्या बोलता है, ये बात को ध्यान से आप सुनिए। मुस्लिम लीग ने अपने पूरे इतिहास में हमेशा संवैधानिक तरीकों से ही काम किया है, लेकिन अब हम हर संवैधानिक तरीकों को छोड़ने का ऐलान करते हैं। कैबिनेट मिशन की से बातचीत के दौरान कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने हमारे सर पर पिस्तौल रख करके सरकार के पास सर पर पिस्तौल रखकर बात मनवाई थी। सरकार के पास अधिकार की पिस्तौल थी तो कांग्रेस के पास बहुमत की पिस्तौल थी। ध्यान में रखिएगा। अब हमने भी एक पिस्तौल उठा ली है, हम भी इसका इस्तेमाल करने की ताकत रखते हैं। अब समय आ गया है कि मुस्लिम कौम पाकिस्तान बनाने के लिए अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी से बचने के लिए डायरेक्ट एक्शन करे। डायरेक्ट एक्शन, इसकी घोषणा अपने मलाबार के आलिशान महल में 29 जुलाई 1946 को अली जिन्ना करता है। और ये केवल और केवल नेहरू के बड़बोलेपन के उस बयान के बाद हुआ था जो 10 जुलाई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। ये जब मामला सामने आया तब नेहरू हड़बड़ा गए। इनको लगा कि ये मामला हाथ से निकल न जाए। हालांकि इस मामले को लेकर के, इसके बयान को लेकर के जब पूछा गया अली जिन्ना से कि भाई डायरेक्ट एक्शन क्या अहिंसक होगा, तब अली जिन्ना बेहद गुस्सा वाले अंदाज में कहता है कि मैं यहां नैतिकता की बात करने नहीं आया हूं। अर्थात डायरेक्ट एक्शन का मतलब स्पष्ट था क्या होने वाला है। जब इतना कुछ हो गया तब नेहरू अली जिन्ना से मिलने के लिए बेचैन हो उठते हैं। अली जिन्ना ने साफ तौर पर वायसराय से यह बता दिया था कि वो अब किसी भी तरीके से कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं होने जा रहा है।
इतना जब कुछ हुआ तो जवाहरलाल नेहरू अली जिन्ना से मिलने का समय मांग रहे थे। 15 अगस्त 1946 के शाम अली जिन्ना से नेहरू की मुलाकात हुई और ये मुलाकात पूरे 80 मिनट तक चली। 80 मिनट के बाद नेहरू बाहर निकलते हैं मुलाकात करने के बाद, लेकिन जिन्ना टस से मस नहीं होता है। नेहरू उस समय उस अली जिन्ना के मकान पर काले रंग का एक झंडा देख रहे थे। दरअसल वो जो झंडा था वो डायरेक्ट एक्शन डे के लिए एक तरीके से आवाहन था। उस झंडे की परछाई वहाँ से लगभग 1900 किलोमीटर दूर, मालाबार हिल से 1900 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर पर पड़ने वाली थी, वो काली परछाई जो आने वाले समय में हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा ही घातक साबित होने वाला था। और ठीक अगले ही दिन 15 अगस्त को ये मीटिंग होती है नेहरू के साथ, और 16 अगस्त के दिन डायरेक्ट एक्शन के नाम से जो कलकत्ता में नरसंहार हुआ, वो उसी मालाबार हिल्स के जो अली जिन्ना का मकान था उसके ऊपर लगे काले झंडे की वो छाया थी जो कलकत्ता के लोगों पर कहर भरकर टूटी। और डायरेक्ट एक्शन डे का जो दिन था वो जुम्मा का 17वां दिन था, वो रमज़ान का, माफ़ करिए, डायरेक्ट एक्शन डे का जो दिन था वो रमज़ान का जो पवित्र महीना होता है उसका 17वां दिन था। और उसके बाद 16 अगस्त 1946 को से लेकर के 18 अगस्त 1946 तक कलकत्ता की सड़कों पर आतंकवाद और जिहाद का जो नंगा नाच चला था वो अब इतिहास के पन्नों में काले स्याही से दर्ज है। अगर आपको कभी मौका मिले तो उस दास्तान को अवश्य पढ़िएगा और इतिहास के झरोखे में झांक कर एक बार प्रयास करिएगा उस समय के लोगों के दर्द को, जो इन दो नेताओं की नादानियों के वजह से उन्हें झेलना पड़ा। और दोनों नेता कौन हैं आप सब जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। आगे आने वाले एपिसोड में हम ये भी बताएंगे कि महात्मा गांधी ने कैसे मरे हुए लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ने का भी काम किया था। हालांकि आप ये जो घटना है उस घटना के बारे में और कुछ जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।